चलिए शुरू करते हैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इस विषय पर कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। इस पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। नमस्कार आप सभी को। देखिए, जब भारत जिसमें 90% के करीब तेल आयात होता है और वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा हो, तो उस समय क्वेश्चंस ये होते हैं कि क्या मेरे यहाँ पेट्रोल पंप बंद हुआ, क्या मेरे यहाँ पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल के लिए लाइनें लगी, क्या मेरे यहाँ पेट्रोल का राशन हुआ, क्या मेरे यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट था उसको ठप किया गया, क्या हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम किया गया। अगर इन सब प्रश्नों के जवाब ना है तो ये अपने आप में एक जवाब है कि नहीं, मेरे यहाँ भारत में जो रसोई घर था वो चलता रहा। अगर बंद हुआ तो बंद हुआ। ये जो अफवाह थी विपक्ष की कि क्या यहाँ पे आर्थिक सुनामी आएगी, क्या यहाँ पे डेड इकोनॉमी है, बिल्कुल वो जरूर बंद हुआ, वो नहीं चल पाया। अब बात विशुद्ध आंकड़ों पे करते हैं। आंकड़ों का ये है कि जी पेट्रोल पंप यहाँ पे जो पेट्रोल के दाम थे वो केवल 5 रुपए 90 पैसे बढ़े उस दौरान जब मैंने कहा कि 90% हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, और जो क्रूड ऑयल के दाम थे तकरीबन 100% राइज हुआ। $60 पर बैरल से वो तकरीबन $120 पर बैरल पे गया। अब आते हैं रसोई घर के चूल्हे पे। जो आपका चूल्हा था वो 853 रुपीस पर यूनिट से जो डोमेस्टिक था वो आपका पहुंचा 942 रुपीस पर यूनिट, जो तकरीबन 11% का राइज हुआ। अगर आप इसको कंपेयर करते हो 2014 से, तो तब वो ऑलरेडी 1241 था। तो इस दौरान अगर आप देखो कि 1241 पे जो नॉर्मल सामान्य आपको सिचुएशन में मिल रहा था, आज भी उससे वो 24% कम है। तो ये आपका जवाब है कि हमारे रसोई घर बंद नहीं हुए। अगर हम बात करें जो इन्फ्लेशन रेट है 3.93%। समय समाप्त हो गया। समय समाप्त। नेक्स्ट राउंड में चलिए अब आपका आशुतोष जी। तो प्रोफेसर जी के लिए अलग से तालियां बज रही हैं, आशुतोष जी आपके लिए भी बजेंगी। आप भी शुरू कीजिए 90 सेकंड का इस विषय पर बोलने का कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। आपका समय शुरू होता है अब। इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये सरकार मानती नहीं कहीं कोई संकट होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ एलपीजी का कोई संकट नहीं था, क्योंकि जो इतने बड़े पैमाने पर लोग शहरों को छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए, लाखों की संख्या में गए, वो एक रिकॉर्ड है। अगर उस वक्त अगर आप अखबार खाली निकाल के देख लेंगे तो रोज आपको पता चलेगा किस तरीके से पैनिक बाइंग हो रही थी, किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, किस तरीके से 4000 5000 में सिलेंडर्स मिल रहे थे, लेकिन कोई संकट नहीं था। हकीकत ये थी कि 4 लाख बैरल पर डे एलपीजी की सप्लाई की क्राइसिस थी उस वक्त। 4 लाख हो भी सकती है, 60% हम चूंकि इंपोर्ट करते हैं और 90% उस इलाके से आता है, तो जाहिर सी बात ये तो संभव है। लेकिन ये दिक्कत क्यों पैदा हो रही थी? दिक्कत इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि हमने जिस तरीके से अपना प्रोडक्शन बूस्ट करना चाहिए था, हमने प्रोडक्शन बूस्ट नहीं किया। खुद मिनिस्ट्री के अपने रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लगातार एलपीजी का गिरा है। हमें जिस तरीके से अपने स्टोरेज को बढ़ाना चाहिए था, हमने उस तरीके से स्टोरेज को नहीं बढ़ाया है। ये संकट, लेकिन सरकार नहीं मानती इस बारे में। सरकार कहती है सब कुछ चंगा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी हिंदुस्तान का आदमी 105, 106, 110 रुपए के हिसाब से आप पेट्रोल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? जब $115 था तब आपसे कहा गया कि आप एक्स्ट्रा दीजिए। आज लगभग 50% कम हो गया है, फिर भी आप उसी दाम पे दे रहे हैं। सब चंगा। ये समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ भाई, दोनों ने अच्छा किया। कोई प्रश्न आपका हो उसके बाद रिबेटल राउंड शुरू करेंगे। नहीं, एक प्रश्न है आशुतोष जी से। हाँ। इंडिया का जो अपना बास्केट प्राइस है $156 हो गया था, आपको याद होगा 23 मार्च को $156 हो गया। तो तब उस समय तो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक नहीं इंक्रीज हुआ। तो अब आप कहते हैं और 200 रुपए नहीं, उससे भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे। परंतु अब तो आप कह रहे हैं जो उसमें कब, देखिए जब वो लॉस, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है, लॉस जो मार्केटिंग कंपनीज ने उस टाइम फेस किया, उसमें थोड़ा सा लॉस की कमी हो गई है। दूसरी बात आपने जो कहा, देखिए मुझे याद है जहां तक आंकड़े, तो ये कहा गया है जो एलपीजी का प्रोडक्शन है इंडिया में, वो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसमें करीब 40-45% की बढ़ोतरी हुई थी इस पीरियड में। तो परंतु आप पता नहीं कहां से स्टैटिस्टिक्स, मुझे तो ये बड़ी अच्छी तरह याद है, हम फॉलो कर रहे हैं। छोटा सा जवाब। वरिष्ठ है, छोटा जवाब नहीं होगा इसका, थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो ये है कि ये आपके पास डेटा कहां से, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो घाटे में थी। 2023-24 ऑयल कंपनीज 1,30,000 करोड़ के फायदे में थी। 2024-25 ऑयल कंपनी, सारी ऑयल कंपनीज ये 80,000 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और 2025-26 जिसमें आपका
मार्च 26 में आता है, उसमें 1,17,000 करोड़ के प्रॉफिट पर ऑयल कंपनीज थी। और अप्रैल से लेके जून तक का जो वक्त है, मैं सिर्फ आपको इंडियन ऑयल का डेटा दे रहा हूं, 5,633 करोड़ के प्रॉफिट में थी जब संकट था। अप्रैल से जून 3 क्वार्टर में 5,663 करोड़ का प्रॉफिट इंडियन ऑयल का अकेले था सिर्फ। तो ये कहना कि हमारी ऑयल कंपनीज घाटे में चल रही थी, ये तथ्यों से परे है। और मैं नहीं कहूंगा कि भारत सरकार ने इस बारे में झूठ बोला है। चलिए ठीक है। और ये फैक्ट एक काउंटर आर्गुमेंट जल्दी जल्दी, मेरे कम से कम ये बात मेरे गले नहीं उतरती है कि हम एक जेनोसाइडल स्टेट को सपोर्ट करें और उस नेता को सपोर्ट करें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा और जिसके खिलाफ वारंट है और वो वॉर क्रिमिनल है, और हम इस बात को जस्टिफाई करें कि अगर कोई अमेरिका या कोई देश किसी दूसरे देश पर अगर हमला करता है, हम उसको सही ठहराने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है ये भारत की जो विदेश नीति है उसकी नैतिकता के खिलाफ। ठीक है जी आशुतोष जी, मैं आपके इस लास्ट पॉइंट से शुरू करूंगी, हालांकि मेरे को आपके डेटा पे भी करना है। मतलब इंटरनेशनल क्राइम वॉर जस्टिस की आप बात कर रहे हो, सर ने बड़ा बखूबी समझा दिया है ये कैसे होते हैं। सर ने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कैसे वो इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जस्टिस में होता है। इसके ऊपर कम से कम आप अमेरिका का तो साथ ना दे सर, ये बहुत एक विडंबना भरा आपका सवाल है। बाकी जो बात सर ने करी, आपने ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल कंपनीज की बात करी, आपने डेटा के ऊपर सवाल उठाया। सर ये डेटा कल का है कि 47,781 करोड़ का ऑलमोस्ट नुकसान झेल रही हैं ऑयल की कंपनीज। और जो आप बात कर रहे हो कि अगर उनको फायदा हुआ जब भी हमने तेल के दाम कम थे, ऑयल बॉन्ड्स का आप भूल गए। ऑयल बॉन्ड्स बच्चों इतना ज्यादा हमने उसका इंटरेस्ट रेट दिया जितना हमारे पास उसका प्रिंसिपल नहीं था। और मैं आपको उसमें भी बता दूं, उसमें भी गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स के तहत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपीस लिया, और जो फॉरेक्स आई उससे वो हमारी $44 बिलियन से $97 बिलियन हुई 2020 से 2025 में। तो ये आप उसके अपसाइड नहीं देखते। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट राउंड में बोलेंगे। नेक्स्ट राउंड में लास्ट पॉइंट जो आपने बात करी गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर के मैं एक चाणक्य नीति के एक शब्द से खत्म करूंगी अंजना जी, कि अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार, नेक्स्ट राउंड में अफवाहों का सबसे बड़ा, अजय जी, अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार सत्य की अनुपस्थिति, अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार सत्य की अनुपस्थिति नहीं होता है, बल्कि लोगों का अधूरा ज्ञान होता है। जो ये अधूरा ज्ञान अजय जी जैसे और आशुतोष जी समय समाप्त हुआ। तालियां बजा दीजिए दोनों के लिए। नेक्स्ट राउंड प्रॉमिस, नेक्स्ट राउंड प्रॉमिस।